यह कहानी एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमय परिदृश्य से शुरू होती है। एक आदमी थके हुए और घायल अवस्था में अपने घोड़े पर सवार है। उसके शरीर से खून बह रहा है और वह अपने घावों में से एक को छूता है, दर्द से कराह उठता है। तभी पास की झाड़ी अचानक हिलती है। एक हिरण वहां से निकलता है, जिससे उसका घोड़ा घबरा जाता है। घोड़ा अचानक पीछे हटता है और आदमी को जमीन पर गिरा देता है। आदमी जोर से चिल्लाता है। गिरने की वजह से उसके घाव और गहरे हो जाते हैं। वह अपने घोड़े की ओर देखता है। जानवर डर से कांप रहा है और अगले ही पल भाग जाता है। आदमी उसे रोकने के लिए जोर से चिल्लाता है, लेकिन घोड़ा बिना पीछे देखे गायब हो जाता है। गुस्से और निराशा में आदमी जोर से शाप देता है। संघर्ष करते हुए वह धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है और तभी उसे अपनी जेब में रखी एक नोटबुक महसूस होती है। उसे याद आता है कि वह हार नहीं मान सकता। खुद को संभालते हुए वह खड़ा होता है और दृढ़ संकल्प के साथ बड़बड़ाता है, मैं वापस आऊंगा। दृश्य बदलता है। अब हम एक विशाल महल में हैं, मास्टर के ग्रैंड कैसल में। एक आदमी घबराते हुए अपने स्वामी को खबर देता है, रिकॉर्ड किसी ने चुरा लिया है। महल के कबीले का वरिष्ठ सलाहकार चिंतित स्वर में जवाब देता है, वे सभी छाया ड्रैगन के हाथों मारे गए थे। स्क्वाड लीडर ओकिन यह सुनकर हैरान रह जाता है। यह कैसे हो सकता है? वह आश्चर्य से पूछता है। जब ब्लैक विंड कबीला तक बच नहीं पाया तो कोई और कैसे बच निकला? सलाहकार गंभीर स्वर में कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन यह असंभव लगने वाला सच अब हमारे सामने है। सिंहासन पर बैठे एंसन ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे वह रिकॉर्ड देखना होगा। उसने जोर देकर कहा कि उसे उस लड़के के साथ रहना चाहिए, क्योंकि यह मामला बेहद महत्वपूर्ण था। दृश्य बदलता है। अब हम 1000 ड्रैगन हॉल में हैं। अनोमो घुटनों के बल झुका हुआ है। वह महान मास्टर के सामने है, जो सिंहासन पर बैठा हुआ रिकॉर्ड बुक पढ़ रहा है। वही किताब जो युवक ने उठाई थी। मास्टर ने किताब से नजरें हटाकर पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुमने कौन सी किताब चुराई है? नायक ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, यह पुस्तक सांगुइन समूह के नेटवर्क से जुड़ी जानकारी का रिकॉर्ड है। सिंहासन पर बैठे आदमी की आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। उसने अगला सवाल किया, क्या तुम्हें अंदाजा है कि इस रिकॉर्ड को तैयार करने में कितनी दौलत खर्च हुई? फिर उसने और भी गंभीर स्वर में पूछा, और बताओ, तुम अकेले होकर भी जीवित कैसे रह पाए? दृश्य एक बार फिर बदलता है। अब हम रक्त महल के अंदर गहरे अंधेरे गलियारों में हैं। यहां चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। सैनिक और योद्धा आपस में भिड़े हुए हैं। अचानक एक सैनिक चिल्लाता है, घुसपैठिए को पकड़ो। पूरा महल अराजकता से घिर जाता है। तलवारों की चमक हवा में लहराती है। एक घातक वार नायक की ओर बढ़ता है, लेकिन वह चपलता से एक ओर झुककर वार से बच जाता है। वह तुरंत पलटकर जवाबी हमला करता है, लेकिन तभी उसके चारों ओर से कई तलवारें उसकी ओर लपकती हैं। मगर उसकी तेजी और कुशल युद्ध तकनीक उसे बचा लेती है। वह एक के बाद एक वार को चकमा देते हुए अपनी जगह बनाए रखता है। इसी बीच भेड़िया दस्ता अपने नेताओं से निर्देश पाने के लिए तैयार खड़ा है। उनकी आंखों में खून की प्यास झलक रही है। भेड़िया दस्ता अपने नेता के आदेश पर पीछे हटने लगता है, जबकि बाकी योद्धा पीछे रहकर कवर देते हैं। भागने वालों के पीछे एक भयंकर टकराव शुरू हो जाता है। अचानक हवा में एक विशालकाय क्लीवर घूमता हुआ आता है, सीधा भागने वालों में से एक की ओर। लेकिन ठीक समय पर हमारा नायक अपने हथियार से उस प्रहार को रोक लेता है। क्लीवर वाला योद्धा भागने वालों का पीछा करता है और जमीन पर जोर से प्रहार कर धमकाता है। उसकी आंखों में हिंसा की आग जल रही है। वह हमला करता है। उसका लक्ष्य नायक की सुरक्षा में खड़ा रक्षक है। तभी उपराष्ट्रपति हताशा में चिल्लाते हुए नायक की ओर दौड़ते हैं। बिना सोचे समझे वह अपना शरीर ढाल बना लेते हैं और नायक के सामने आ जाते हैं। शिंक! हथियार उनकी छाती के आर पार हो जाता है। उनके चेहरे पर दर्द, आंसू और क्रोध के भाव उमड़ते हैं। नायक अपने दोस्त की पीड़ा देखता है, लेकिन इस क्षण वह कुछ नहीं कर सकता। दृश्य बदलता है। अब हम महान मास्टर के महल में हैं। सिंहासन पर बैठे महान मास्टर अपने सलाहकार गाकू से पूछते हैं, क्या किसी पद पर रिक्ति है? गाकू सिर झुकाकर जवाब देते हैं, ब्लैक पैंथर स्क्वाड में कमांडर का पद खाली है।
सिंहासन पर बैठे आदमी की आंखों में एक अलग चमक आ जाती है। वह बिना हिचकिचाए आदेश देता है, लड़के को वह पद दो। मगर उसका परिचारक हैरान रह जाता है। सलाहकार विरोध जताते हुए कहता है, लेकिन वह लड़का कमांडर बनने के लिए बहुत छोटा है। एल कांगिन सिंहासन से सीधा ज्यूमो की ओर देखता है और गंभीर स्वर में पूछता है, क्या तुम यह पद लेना चाहोगे? कुछ पल की खामोशी के बाद नायक आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता है। हां, वह दृढ़ता से कहता है, मैं यह पद लेने के लिए तैयार हूं। दृश्य बदलता है। अब हम शस्त्रागार में हैं। एक भारी भरकम मेज पर किसी की मुट्ठी जोर से पटकती है। यह ब्लैक पैंथर स्क्वाड का उप कमांडर है और वह खुश नहीं दिख रहा। कमांडर हमारे नायक की नियुक्ति से साफ तौर पर नाखुश दिखता है। कमरे में मौजूद एक सफेद बालों वाला व्यक्ति टिप्पणी करता है कि शूगा नाम का कोई व्यक्ति इस फैसले से नाराज है। वह आदमी से पूछता है कि क्या उसकी नाराजगी का असली कारण यही है। महिला आगे कहती है कि उसने खुद को अगला कमांडर मानकर दावा किया था। तभी आदमी उसे चुप रहने का आदेश देता है, लेकिन वह मुस्कुराते हुए कहती है कि वह नए कमांडर से मिलने के लिए उत्सुक थी। अचानक एक आदमी घबराया हुआ कमरे में दौड़ता हुआ आता है, जिससे सभी चौंक जाते हैं। वह जोर से चिल्लाता है कि सभी को तुरंत बाहर इकट्ठा होना चाहिए। कुछ झिझक के बाद वे उसकी बात मान लेते हैं। बाहर सभी लोग सतर्क खड़े होते हैं और देखते हैं कि हमारे नायक का सलाहकार उनके साथ है। सलाहकार नए कमांडर योमो को दस्ते से परिचित कराता है। वहां मौजूद कई लोग योमो की उम्र देखकर हैरान रह जाते हैं। सलाहकार यह कहकर चला जाता है कि सभी को एक दूसरे से परिचित होने का मौका मिलना चाहिए। जिन लोगों ने पहले शिकायत की थी, वे अब नायक को गुस्से से घूर रहे हैं। इस बीच हमारा नायक उप कमांडर का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ता है। उप कमांडर, जिसके हाथ उसकी कमर पर टिके हुए हैं, गहरी आवाज में कहता है, यह तो मजाक जैसा लग रहा है। वह टिप्पणी करता है कि यह नया कमांडर मुश्किल से ही। उप कमांडर योमो की ओर देखकर व्यंग्य से कहता है, अभी अभी आए हो और पहले से ही मालिक की तरह बर्ताव कर रहे हो। फिर वह घोषणा करता है, मुझे लगता है कि तुम्हें अहंकार कम करना सिखाना होगा। यान योमो को घूरते हुए कटाक्ष करता है, मुझे नहीं पता कि तुमने क्या चालें चली हैं, लेकिन हमारे लिए तुम्हें स्वीकार करना आसान नहीं होगा। हमारा नायक उसकी ओर गंभीरता से देखता है और शांत स्वर में पूछता है, तो क्या यह बगावत है? उप कमांडर अभिमानी हंसी के साथ पलटकर जवाब देता है, और क्या भेड़िया रक्त कबीले के किसी व्यक्ति को अवज्ञा की बात करने का कोई हक है? योमो की आंखें सख्त हो जाती हैं। वह अपनी तलवार निकालने के लिए कमर पर हाथ रखता है और गंभीर स्वर में कहता है, मैं सच में इस मतभेद को लड़ाई से हल करने का इच्छुक नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कई पुरुष चौंक जाते हैं, लेकिन एक गोटी वाला आदमी पहले ही अपना हथियार निकाल चुका होता है। वह उत्सुकता से पूछता है, तो क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? योमो हल्की मुस्कान के साथ पास की एक शाखा तोड़ता है और कहता है, एक कुत्ते से लड़ने के लिए लकड़ी का टुकड़ा भी काफी होता है। दोनों प्रतिद्वंद्वी करीब आते हैं। उनकी आंखों में गहरी चुनौती झलकती है। जैसे ही योमो छड़ी उसकी ओर फेंकता है, वह उप कमांडर से पूछता है, क्या यह तुम्हें पछताने पर मजबूर करने के लिए काफी होगा? वाइस कमांडर बिना पलक झपकाए जमीन से छड़ी पकड़ता है, फिर अपने दाहिने पैर से जमीन पर जोर से धक्का देकर पहला वार करने के लिए आगे बढ़ता है। वाइस कमांडर जमीन से छड़ी उठाते हुए उपहास करता है, तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम सबसे बेहतरीन हो। इस प्रकार लड़ाई पूरी तरह से शुरू हो जाती है। चैलेंजर योमो को परखने के लिए केवल एक छड़ी से उसके कंधे पर हल्का वार करने का फैसला करता है, लेकिन योमो मुस्कुराता है, मानो यह वार उसे छू भी नहीं पाया हो। क्रोधित वाइस कमांडर गुस्से से चिल्लाता है, तुम धूर्त हो। रोष से भरा वह पूरी ताकत से योमो पर हमला करता है और गरजता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन योमो उसके सभी हमलों से आसानी से बचता रहता है। वह सही मौके की तलाश में है। जैसे ही अवसर मिलता है, वह अपने प्रतिद्वंद्वी की पसलियों पर एक शक्तिशाली प्रहार करता है। धड़ाम! वाइस कमांडर दर्द से कराहते हुए पीछे हटता है।
योमो उसे बिना किसी दया के बेदम छोड़ देता है। वह लड़ाई खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी खन, उसकी छड़ी अचानक किसी की तलवार से रुक जाती है। वह देखता है एक सुनहरे बालों वाली महिला खड़ी है। वह गंभीर आवाज में कहती है, रुक जाओ, लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी है। ठीक उसी क्षण वाइस कमांडर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। योमो चारों ओर देखता है और ठंडी आवाज में पूछता है, तो कोई और मुझसे लड़ने में दिलचस्पी रखता है? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई सिर झुका लेता है। योमो उन्हें चेतावनी देता है, मैंने नर्क में जाकर लड़ना सीखा है, मुझसे उन घटिया मार्शल आर्ट्स से लड़ने की कोशिश मत करना। फिर वह उस महिला की ओर देखता है जो उसके प्रति दूसरों से अलग, शांत और विनम्र लगती है। एक नजर डालने के बाद वह बिना कुछ कहे मुड़ता है और वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में वह एक दरवाजे के सामने पहुंचता है। एक पल के लिए रुकता है और सोचता है। नायक गहरी सांस लेता है। उसे महसूस होता है कि अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए खुद को नियंत्रित करना जरूरी है। वह अपने फटे हुए कपड़ों को हटाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी कुंजी उसकी मार्शल आर्ट्स के सीमित इस्तेमाल के कारण फटने वाली है। एक स्मृति उभरती है। जियोमो को एक महिला से कुछ प्राप्त होता है। वह उसे बताती है, यह तुम्हारी मार्शल क्षमताओं को बेहद ऊंचे स्तर तक बढ़ा देगा, लेकिन केवल वांडेन ही इस शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। जियो सोचता है, मुझे गोलियों का इस्तेमाल किए बिना ही अपनी कुंजी को संतुलित करना होगा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठता है। मैं इस शक्ति में महारत हासिल करूंगा, वह कहता है। यह सब उस लड़की को बचाने के लिए है। रक्त महल की यादें। हमारा नायक इसके अंधेरे गलियारों से भाग रहा है। उसके शरीर पर गहरे घाव हैं, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ हैं। वह सोचता है, रिकॉर्ड इस समय कहां हो सकता है। तभी उसके सामने दो नकाबपोश योद्धा प्रकट होते हैं। उनकी तेज तलवारें चमकती हैं और वे उसे घूरते हैं, लेकिन जियो पहले से ही जानता है कि वे अक्षम हो चुके हैं। बेहद थका होने के बावजूद वह खुद को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करता है। वह बड़बड़ाता है, मुझे रिकॉर्ड ढूंढना होगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि एक गलियारे में एक महिला उसका इंतजार कर रही है, लेकिन थकावट उसे घेर लेती है। वह लड़खड़ाता है और अंततः गिर जाता है। अचानक दो कोमल हाथ उसे सहारा देते हैं। अब हम देखते हैं कि यह वही महिला है जो नायक का इंतजार कर रही थी। अब वे दोनों एक शांत जगह पर हैं, जहां वे कुछ देर के लिए आराम कर सकते हैं। हमारा नायक जमीन पर लेटे हुए है। वह धीरे से एक गोली निगलता है और जैसे ही वह चेतना में आता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। महिला हैरान रह जाती है। तुम इतनी जल्दी जाग गए? वह आश्चर्य से पूछती है। फिर वह थोड़ा झुककर धीरे से कहती है, मैं महान मास्टर के महल से एक जासूस हूं। वह संदेह भरी निगाहों से नायक को देखती है और पूछती है, लौह दानव समूह कहां है? योजना थी कि तुम उनसे मिलोगे। लेकिन नायक के चेहरे पर गहरी उदासी उभर आती है। वह धीरे से जवाब देता है, वे नहीं आए। महिला के चेहरे पर गहरी निराशा दिखाई देती है। वह गहरी सांस लेती है, खुद को शांत करने की कोशिश करती है। नायक उसे वहां से साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन महिला उदास स्वर में उत्तर देती है, अगर हम एक साथ गए तो हम दोनों मारे जाएंगे। यह रिकॉर्ड महल तक पहुंचना चाहिए, तभी मेरा परिवार जीवित रहेगा। तभी हम देखते हैं कि कई सैनिक नायक की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। नायक तुरंत उनके आगमन को महसूस कर लेता है। वह जल्दी से मुड़ता है। महिला उसे जाने से पहले शुभकामनाएं देती है। जियो उसकी ओर देखता है और पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वह मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं अपना नाम भूल चुकी हूं, लेकिन उम्मीद करती हूं कि मुझे इस तरह नहीं रहना पड़ेगा। फिर वह धीरे धीरे गलियारे से नीचे चली जाती है। जियो लगभग चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें बचाने के लिए। रहस्यमयी आवाज हमारा नायक हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है और तय करता है कि उसे पहले महान गुरु के महल में वापस जाना चाहिए। वह अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करने की योजना बनाता है। जैसे ही वह अपनी ऊर्जा एकत्र करता है, उसके शरीर से एक चमकदार आभा निकलती है।
उसकी शक्ति इतनी तीव्र होती है कि आसपास का वातावरण अंधकारमय हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह इस शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और वह जमीन पर गिर जाता है। उसे एहसास होता है कि वह अभी भी अपनी ऊर्जा पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रख सकता। धीरे धीरे उसकी एकाग्रता खत्म हो जाती है। अपने साथियों को याद करते हुए वह सोचता है, अगर मैं इस स्थिति में रहा तो उनका सामना कैसे करूंगा। यह विचार उसे और कमजोर महसूस कराता है। अब वह अपने कमरे में लेटा हुआ है। उसकी सांसें भारी हो रही हैं और खून खांस रहा है। तभी उसे कुछ सुनाई देता है। एक रहस्यमयी आवाज उससे कह रही है, तुमने सब कुछ गलत समझा, मैं जिंदा हूं। नायक चौंक जाता है। वह आवाज उससे कहती है कि उसे अपना गुरु मान ले, क्योंकि वह उसकी मदद कर सकता है। नायक उलझन में पड़ जाता है और सवाल करता है, तुम कौन हो? आवाज जवाब देती है, मैं दिव्य तीरंदाज का शिष्य हूं और अब मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूं। लेकिन नायक, जो अब भी जमीन पर गिरा हुआ है और खून से लथपथ है, दृढ़ता से कहता है, चाहे तुम कोई भी हो, मैं तुम्हें अपना गुरु स्वीकार नहीं करूंगा। इस पर आवाज क्रोधित हो जाती है और उसे कृतज्ञ, एहसान फरामोश कहती है। अचानक नायक के शरीर में तेज दर्द उठता है और वह कराहने लगता है। फिर आवाज एक बार फिर पूछती है कि क्या जियो उसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार करेगा? लेकिन हमारा नायक फिर भी मना कर देता है। आवाज उसे बेवकूफ कहती है और नायक पीड़ा और दर्द महसूस करना जारी रखता चिल्लाती है कि वह अंदर आएगी और दरवाजे को लात मारने की तैयारी करती है। जियोमो जवाब देता है कि वह जल्द ही समारोह में शामिल होगा। वाइस कमांडर कहता है कि वे उसका इंतजार करेंगे और हमारा नायक यह सोचकर सहमत होता है कि वाइस कमांडर को स्थिति अजीब लगती है, क्योंकि गुमो को उस कमरे के अंदर आए हुए 3 दिन हो चुके हैं। आर्मरी डिवीजन के भीतरी प्रांगण में हम कुछ लोगों को स्पष्ट रूप से गुस्से में और लड़ते हुए देखते हैं। उनमें से एक कहता है कि यह सिर्फ वुल्फ ब्लड कबीले का एक लड़का है जो उसे जल्द ही उकसाता है। पुरुषों में से एक को एक झटका लगता है, उसके बाद दूसरा आता है और हमारे नायक के अधीनस्थ को लात मारता है। अधीनस्थ जल्दी से प्रतिक्रिया करता है और दोनों को एक साथ लात मारता है, जिससे ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वे दूर धकेल दिए जाते हैं। वह बताता है कि वे अब ब्लैक पैंथर दस्ते से संबंधित हैं और अब वुल्फ कबीले से नहीं हैं, और यह अन्य लोग थे जिन्होंने उस समय लड़ाई शुरू की थी। दस्ते ने अपना सिर उठाने की हिम्मत की। उसने कहा कि पूर्व कमांडर ने पैसे का गबन किया। नया सिर्फ एक लड़का है और वह इस तथ्य का उपहास करता है कि वाइस कमांडर एक महिला है। अपने दांतों को पीसते हुए सफेद बालों वाला आदमी उसे कहता है कि इस तरह के कमजोर तर्कों का उपयोग न करें। जमीन पर आदमी के पास जाकर मोटा आदमी कहता है कि वह हमारे नायक का अधीनस्थ बनने के बाद से बोल्ड हो गया है। वह उस पर चिल्लाता है कि अपने कमांडर का अपमान न करें। हम देखते हैं कि मोटा आदमी हमारे नायक के अधीनस्थ को मारने वाला है और उसे बदमाश कहता है, लेकिन आदमी का हाथ रोक दिया जाता है। हम देखते हैं कि यह गुमो था जिसने उसे रोका था। उसका अधीनस्थ अपने नेता की उपस्थिति से हैरान है। आदमी भी उस समय हैरान है। हमारा नायक उस आदमी से कहता है कि अगर उसके पास निपटाने के लिए मामले हैं तो आपको उसे उसके साथ सुलझाना चाहिए। और वह मोटा आदमी सोचता है कि नायक मजबूत है और हिल नहीं सकता। हमारा नायक यह कहना जारी रखता। दर्द के कारण जमीन पर गिर जाने से आसपास के लोग उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। ज्यूमो बस मुड़कर चला जाता है। अगले दृश्य में हम अपने नायक को जंगल के बीच में एक छोटे से केबिन में अकेला देखते हैं। इस समय वह अपनी शारीरिक स्थिति का आकलन कर रहा है। उसने देखा कि उसका रक्त प्रवाह बेहतर है और उसकी चाबी अब फट नहीं रही है। ध्यान करते समय उसे एहसास होता है कि यदि वह ध्यान केंद्रित करता है अपने दिमाग को नियंत्रित करते हुए, उसकी नसें अब प्रतिक्रिया नहीं करती। वह सोचता है कि क्या वह वास्तव में इस शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। यदि वह अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकता है और खुद से पूछता है कि वह आवाज क्या थी। अब 1000 ड्रैगन के हॉल में हम ग्रेट मास्टर को अपने सलाहकार से नायक के बारे में बात करते हुए देखते हैं। उसने पूछा कि उसे हंसना चाहिए या गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि वह वास्तव में जानने के लिए उत्सुक है कि क्या उसने वास्तव में ग्रीन टाइगर्स के नेता की बांह तोड़ दी है। उसके सलाहकार ने पुष्टि की कि ऐसा हुआ था।
और यह भी कहा कि जिस क्षण वह कमांडर बना उसने नियंत्रण संभाला। उसने खुलासा किया कि अपनी ताकत का प्रदर्शन करने से अन्य दस्ते दूर रहेंगे। ग्रेट मास्टर प्रसन्न होकर कहते हैं कि वह सही थे और हमारा नायक वास्तव में प्रभावशाली है। फिर हम उन्हें अपने महल की खिड़की के करीब चलते हुए देखते हैं। वहां से हमारे नायक को देखते हुए वह सोचता है कि एकमात्र समस्या यह है कि वह अप्रत्याशित है। फिर हम उसके बगल में वाई मो को देखते। वह उसे एक घबराहट भरे भाव से देख रही थी। उसने कहा कि यदि कोई सुनेगा तो वह सोचेगा कि वह बिगड़ गई है। महान गुरु मजाक में पूछते हैं कि क्या वह वास्तव में बिगड़ी नहीं है। हालांकि वह अपने पिता को बैठने के लिए बुलाती है और वह उन्हें एक कुर्सी पर बैठाती है। वह उनकी गर्दन की मालिश करती है। वह पूछती है कि क्या यह आराम दे रहा है। महान गुरु उससे उसके वास्तविक इरादों को जानना चाहते हुए प्रश्न करते हैं। उस समय वह बताती है कि यह उसके दिल की गहराइयों से किया गया अनुरोध है। उसके पिता कहते हैं कि वह जानते हैं कि मूत्र इतना औपचारिक नहीं होगा और पूछते हैं कि क्या उसे पैसे चाहिए। वह अपना अनुरोध व्यक्त करना शुरू करती है। वह मुड़ती है और अपने पिता के सामने भोजन करती है। वह कहती है कि वह लुआन में होने वाले ड्रैगन लांस नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती है। उसके पिता अपने होठों को काटते हुए अनुरोध को अस्वीकार करते हैं। वह दुखी भाव से विनती करती है कि वह वास्तव में जाना चाहती है, लेकिन वह पुष्टि करता है कि आप उसे जाने नहीं देंगे। वह क्रोधित होती है। वह गुस्से में कहती है। कमरे में वह जोर से दरवाजा बंद कर देती है। ग्रेट मास्टर अपनी बेटी की जिद से थककर अपने सिर पर हाथ रख लेता है। फिर दृश्य आर्मरी डिवीजन के बैंक्वेट हॉल में बदल जाता है। वहां हमारे नायक के नेतृत्व में पूरा ब्लैक पैंथर दस्ता इकट्ठा।